हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द आईटी एग्जाम चैनल में। दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी तो मैंने 6 मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 12 बता दिया हुआ था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 और 14। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग जो शुरू करते हैं अनुच्छेद 13 को लेकर के। अनुच्छेद 13, तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हेडिंग देते हैं अनुच्छेद 13। क्लियर? क्या देते हैं? अनुच्छेद 13। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? हेडिंग हो गई अनुच्छेद 13। ठीक है, तो बच्चों ये 13 है क्या? तो आर्टिकल 13 में जो बात कही गई है वो क्या कही गई है कि राज्य द्वारा कोई विधि अगर बनाई जाती है और अगर वो विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, मौलिक अधिकार से असंगत है, तो वो विधि क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर वो विधि शून्य घोषित कर दी जाएगी तो फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार की यह सुरक्षा करता है। आर्टिकल 13 रक्षा भी करता है, या मौलिक अधिकार का सुरक्षा कवच भी बोल सकते हैं। तो क्या था अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 क्या कहा गया है? राज्य द्वारा बनाई गई विधि, बनाई गई विधि, बनाई गई विधि। विधि का मतलब दोस्तों क्या हो गया? विधि, विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है कानून। ठीक है, तो बनाई गई विधि, राज्य द्वारा बनाई गई विधि यदि मौलिक अधिकार, यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है, यदि मौलिक अधिकारों से असंगत है। ठीक है, असंगत है, असंगत है, तो न्यायालय उसे, तो न्यायालय उसे, तो न्यायालय, ठीक है, न्यायालय लिख गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकती है, उसे शून्य घोषित कर सकती है, उसे शून्य घोषित कर सकती है। क्लियर? तो न्यायालय उसे क्या कर देगी? शून्य घोषित कर सकती है। तो क्या कहा गया है कि राज्य अगर ऐसा कोई कानून बनाता है या ऐसी कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार से असंगत है, तो न्यायालय उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है या अवैध घोषित कर सकती है। ये मुख्य इसकी क्या है? हेडिंग है। तो न्यायालय को आदेश दिया गया है कि राज्य अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकार से असंगत है, उल्लंघन करता है, तो उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, समझ गए? तो वो कानून फिर माना नहीं जाएगा, शून्य माना जाएगा, उस कानून का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इसमें क्या क्या बात कही गई है? एक तो ये हो गई, तो इसके कुछ आपके पार्ट हैं, उस पर भी देख लेते हैं। जैसे ये था अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, इसमें बच्चों क्या कहा गया है कि यदि संविधान लागू होने से पूर्व की कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकार से असंगत है। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। उससे पहले की अगर कोई विधि है और जो मौलिक अधिकार से असंगत है, तो वो उस सीमा तक क्या मानी जाएगी? अवैध मानी जाएगी या शून्य घोषित कर दी जाएगी, जिस सीमा तक क्या है? असंगत है। ठीक है, एक बार लिखता हूं फिर आपको समझाते तो वे चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखा हुआ है? 26 जनवरी 26 जनवरी
1950 1950 से पूर्व की विधि पूर्व की विधि पूर्व की विधि विधि का मतलब या पूर्व का कानून जो मौलिक अधिकार से असंगत है जो मौलिक अधिकार से असंगत है तो उसे उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस सीमा तक मौलिक अधिकार से असंगत है तो न्यायालय उसी सीमा तक इसको क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। मतलब क्या हुआ कि संविधान जिस समय लागू हुआ, तो संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और उससे पहले का कोई कानून है और वो कानून जिस सीमा तक मौलिक अधिकार से असंगत है तो न्यायालय उसी सीमा तक उस कानून को क्या घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी या अवैध घोषित कर देगी। जैसे ये मेरा जो हाथ है पूरा मौलिक अधिकार है, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से पहले कानून बना तो हुआ क्या, ये जो मेरा मौलिक अधिकार हाथ है, ये हाथ इतना डैमेज हो गया, इतना सड़ने लगा, इतना हिस्सा ऊपर का सही है, इतना खराब हो गया, तो न्यायालय क्या करेगी, क्या कहेगी, डॉक्टर क्या कहता है, इतने वाले हाथ को कट कर दो और बस खराब वाले हिस्से को हटा दो, बाकी बना रहने दो। उसी प्रकार मतलब क्या है, इतना पार्ट ये मौलिक अधिकार से असंगत है, उल्लंघन कर रहा, तो वही उतना पार्ट न्यायालय क्या कर देगी, शून्य घोषित कर देगी, पूरे को नहीं घोषित करेगी। जिस सीमा तक जितना पार्ट असंगत है, खराब है, उसको न्यायालय क्या घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। वही बच्चों इसमें लाइन लिखी हुई है। और ये भी कब की बात है, 26 जनवरी 1950 से पहले या पूर्व कोई कानून बना है जो मौलिक अधिकार से असंगत है, तो जिस सीमा तक वो असंगत है न्यायालय उसी सीमा तक कानून को क्या कर देगी, शून्य। जैसे में इतना हाथ खराब हो गया, ऊपर का सही है, तो इसको हटा दो, कट कर दो, इसको शून्य घोषित कर दो। तो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में इतनी बात कही गई है। क्लियर है दोस्तों जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 देखते हैं। तो अब बच्चों हम लोग आते हैं अनुच्छेद 13 क्लॉज 2। क्लियर? अनुच्छेद 13 क्लॉज 2। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में है क्या, तो आइए देखते हैं जरा। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में क्या कहा गया था, संविधान लागू होने से पूर्व, और यहां क्या बात कही गई, संविधान लागू होने के बाद, लागू, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो संविधान लागू होने के बाद कोई कानून राज्य बनाती है यदि वह कानून जिस सीमा तक मौलिक अधिकार से असंगत है, मौलिक
अधिकार से, मौलिक अधिकार से असंगत है, असंगत है, तो न्यायालय, तो न्यायालय, तो न्यायालय उस सीमा, उस सीमा तक के कानून को शून्य घोषित कर देगी, तक के कानून को शून्य घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। क्या? शून्य घोषित कर देगी। क्लियर? ये बच्चों आपका हुआ मामला। दोनों में अंतर क्या था? उसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में संविधान से पूर्व अगर कोई कानून बना है और जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर देगी। और अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में क्या अंतर है? संविधान लागू होने के बाद अगर कोई कानून बना है, ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो कोई कानून बना, अब यदि वो कानून जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा तो न्यायालय उसी सीमा तक के कानून को क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी या अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, जिस सीमा तक है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये उंगली है, इतनी उंगली ये सड़ जाए, ये वाला हिस्सा जो मैंने मोड़ा है और ऊपर का सही है, तो न्यायालय क्या करेगी? सड़े वाले हिस्से को क्या कर देगी? हटा देगी। इसी सीमा तक तो ये उंगली उल्लंघन कर रही, उंगली खराब है, तो न्यायालय इतने वाले पार्ट को हटा देगी, बाकी ये बना रहेगा। डॉक्टर भी वही करता है ना, जितना पार्ट खराब होता है हटा देता, वही बना रहता है। सेम वही बात इसमें कही गई है। अंतर दोनों में क्या है? वो संविधान से पूर्व की बात थी, कानून बना था, और ये जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद अगर कोई कानून बनता है तो न्यायालय जिस सीमा तक कानून बनेगा तो न्यायालय उसी सीमा तक के कानून को क्या घोषित कर देगी? शून्य घोषित कर देगी, शून्य घोषित कर देगी। तो दोनों आर्टिकल में बच्चों अंतर क्लियर हुआ ना? देखते हैं एक बार बैक में, देखो क्या लिखा था? 26 जनवरी 1950 से पूर्व की विधि, मतलब संविधान लागू होने से पहले की विधि जो मौलिक अधिकार से असंगत है तो उसे उस सीमा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। और इस वाले आर्टिकल में क्या है? संविधान लागू होने के बाद अगर कोई कानून बनता है और अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जिस सीमा तक, तो न्यायालय उसको क्या घोषित कर देगी? शून्य शून्य। बोले जरा, क्लियर हुआ दोनों? जैसे इतना पार्ट ये खराब है मेरा, ठीक है, ये उल्लंघन कर रहा मौलिक अधिकार का, तो इस वाले पार्ट को कट कर दिया, बाकी सब सही है, ओके, यही तो शून्य घोषित कर दिया। इतने में वो ऑपरेशन होना तो डॉक्टर इसको क्या इंजेक्शन लगा के शून्य घोषित कर देता है, तब तक आगे का काम चलता रहता है। क्लियर है ना? तो वही देख लो, इस सीमा में वही सब बातें लिखी हुई है, देख लो। क्लियर है? तो दोनों आर्टिकल क्लियर हो गए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 इसमें क्या है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 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 आपका 13 और क्लॉज 3। क्लियर? 13 क्लॉज 3 इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में, तो आइए जानते हैं क्या कहा गया है। कहा यह गया है कौन कौन से कानून अब शून्य घोषित होंगे। तो मैं लिखता हूं, कौन कौन कानून शून्य घोषित होंगे, कानून शून्य घोषित होंगे, शून्य घोषित होंगे। क्लियर? किसे किसे शून्य घोषित किया जाएगा? तो मुझे जरा बच्चों एक बात आप लोग बताएं, केंद्र में अगर बात करें तो केंद्र में कानून बनाता कौन है? तो केंद्र में अगर कानून की बात करें तो केंद्र में कानून संसद बनाती है। केंद्र में कानून कौन बनाता है? कानून संसद बनाती है। ठीक है, संसद बनाती है। ठीक है, तो केंद्र में अगर कोई ऐसा कानून बना
जो संसद ने बनाया और जो मौलिक अधिकार से असंगत है या उस सीमा तक उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसी सीमा तक के कानून को क्या घोषित कर देगी? शून्य। तो एक केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को शून्य घोषित करेगी। और राज्य में कानून विधानमंडल बनाती है। राज्य में कानून विधानमंडल बनाती है। कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। विधानमंडल बनाती है। क्लियर? तो राज्य में कौन बनाती है? विधानमंडल कानून। तो राज्य में भी बनाए गए कानून को न्यायालय क्या घोषित कर सकती है? शून्य, जब वो मौलिक अधिकार का क्या करेंगे? उल्लंघन। एक और है राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, और इन दोनों को एक शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, और वो शक्ति कौन है? अध्यादेश। तो अध्यादेश भी क्या होता है? एक कानून ही होता है, कानून ही होता है। तो इस अध्यादेश अगर कोई बना और जो उल्लंघन कर रहा मौलिक अधिकार का, तो न्यायालय इसे भी अवैध घोषित कर देगी। अध्यादेश होता क्या है? देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और जिस समय लोकसभा राज्यसभा बैठक में ना हो, तत्काल कानून बनाना है, तो उस समय जो तत्काल कानून बनाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा बनाया जाएगा। इसी को ही क्या कहते हैं? अध्यादेश। और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की बैठक होगी तो इस अध्यादेश को 42 दिन के अंदर अंदर मंजूरी देना अनिवार्य है, नहीं तो अध्यादेश का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी एक प्रकार का कानून है। अगर ये भी मौलिक अधिकार से असंगत है, यानी जिस सीमा तक असंगत है, तो न्यायालय उसे क्या कर देगी? अवैध घोषित या शून्य घोषित। क्लियर है? तो ये आपका आर्टिकल 13 था। आइए देखते हैं एक बार। तो 13 में मैंने क्या कहा था? आर्टिकल 13 कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि या कानून जो मौलिक अधिकार से असंगत है, तो न्यायालय उसे क्या घोषित कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। और इसमें 3 प्रकार के आर्टिकल थे। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, एक कानून कब बना था? 26 जनवरी 1950 से पूर्व का अगर कोई कानून है और जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार से असंगत है, उसी सीमा तक इसे क्या घोषित कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर? अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 क्या था? संविधान लागू होने के बाद अगर कोई कानून बना है और जिस सीमा तक ये मौलिक अधिकार से असंगत है, तो उसी सीमा तक इस कानून को क्या घोषित कर दिया जाएगा? शून्य घोषित। ठीक है? इसके बाद क्या कौन कौन से कानून शून्य घोषित होंगे? एक तो केंद्र में कानून संसद बनाते हैं, राज्य में कानून विधानमंडल बनाती है, और राष्ट्रपति राज्यपाल एक अध्यादेश की शक्ति होती है। ये भी एक प्रकार का क्या है? कानून। तो न्यायालय इसे भी क्या घोषित कर सकती है? शून्य। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। एक ये था आखिरी पॉइंट और एक ये, इन दोनों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या है। तो अभी तक बच्चों आप लोगों ने अनुच्छेद 13 को देख लिया। अब आते हैं अनुच्छेद 14। तो आर्टिकल 14 हमारा क्या है तो समझते हैं। तो अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 में एक मोटी हेडिंग लिखी हुई है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। ठीक है? विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मोटी हेडिंग है, इसका मतलब ये हुआ कानून सभी के लिए समान है, जितने भी हम लोग व्यक्ति है, नागरिक है, और सभी पर समान ढंग से क्या होगा? लागू होगा। कानून को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? और इसमें क्या बात कही गई है वो मुख्य बात देखते हैं। तो जरा देखना, राज्य
राज्य, अब पॉइंट देखते हैं। राज्य भारत के भीतर, भारत के भीतर, राज्य भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता, समता, कानून के समक्ष समता होगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा, समता, कानून के समक्ष समता हो जाएगा, कानून के समक्ष समता, और कानून के समान, कानून के समान, कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये बच्चों आपकी मुख्य हेडिंग है, वंचित नहीं करेगा, ये बात बोली गई है। अब इसमें इस आर्टिकल में आपके पास में दो प्रमुख बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन? एक इसमें शब्द आया हुआ है कानून के समक्ष समता, और एक आया हुआ है कानून के समान संरक्षण। ये दो आपके पास पॉइंट लिखे हुए हैं, और ऊपर जो मोटी हेडिंग पड़ी हुई है विधि के समक्ष समता, उसका मतलब क्या हुआ, कानून सभी के लिए समान है और सभी पर समान ढंग से क्या हो, लागू हो, लागू हो। अब ये जो दो मुख्य पॉइंट है, इन्हीं दो मुख्य पॉइंट को समझना है। एक है कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण, ये दो मुख्य पॉइंट है अनुच्छेद 14 में, और इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोगों को क्या समझना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर हम लोग समझते हैं एक एक चीजों को। चलिए आइए देखते हैं जरा। तो पहला जो है अनुच्छेद 14 में जो शब्द था कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समक्ष समता, ठीक है, ये समता, ये आपकी हेडिंग हो गई। इसका मतलब क्या है, कानून के समक्ष जो समता, ये जो अवधारणा है, अवधारणा, अवधारणा ये आपकी कहां से ली गई है, तो ये अवधारणा बेल्टैन से ली गई है। कहां से? बेल्टैन से। क्लियर? कानून के समक्ष समता की जो अवधारणा है बेल्टैन से ली गई है। इसमें क्या कहा गया है, कानून जो है हर एक व्यक्ति के लिए समान है और सभी पर समान ढंग से क्या हो, लागू हो। कानून के संबंध में किसी को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, अलग से कि अलग से एक अधिकार दे दिया गया हो, और कानून से बढ़कर कोई भी, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, या कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति के लिए कानून समान है और सभी व्यक्तियों पर समान ढंग से लागू है। किसी भी व्यक्ति को कानून के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, अलग से एक अधिकार, और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। समझ गए? ये अवधारणा हमारी कहां से दी गई है, बेल्टैन से ली गई थी, तभी तो लिखा हुआ कानून के समक्ष समता। तो मैं लिख देता हूं पूरी लाइन को, तभी आप समझ पाएंगे। कानून, कानून सभी के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है। कानून सभी के लिए समान है और सभी पर समान ढंग से लागू, और सभी व्यक्तियों पर समान ढंग से लागू, और सभी व्यक्तियों पर समान ढंग से लागू, समान ढंग से लागू, ढंग से लागू हो,
लागू हो। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कानून जो है हर एक व्यक्ति के लिए समान है और सभी व्यक्तियों पर समान ढंग से क्या होगा, लागू होगा। कानून के ऊपर या कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है और किसी भी व्यक्ति को कानून के संबंध में विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं है कि अलग से अधिकार हो, हम ये हैं तो हम ये करेंगे। ठीक है? तो हर एक व्यक्ति बराबर है, जाति धर्म के को लेकर भी, इसके साथ अगर जाति हुआ धर्म हुआ इसको लेकर भी कानून के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। कानून हर एक व्यक्ति के लिए समान है और सभी पर समान ढंग से क्या होगा, लागू होगा। अगला जो पॉइंट इसमें लिखा था वो क्या था, किसी भी व्यक्ति को कानून के संबंध में विशेषाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है। क्लियर? तो ये आपका हो गया। तो जितने भी हम लोग सदस्य हैं, अपने देश के नागरिक हैं, तो कोई ऐसा सदस्य तो है नहीं कि उसको स्पेशल पावर दिया जाए, कानून में अलग से एक अधिकार दिया जाए। जब सब बराबर हैं तो इसका मतलब किसी को भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। ये जो हम लोग अर्थ लिख रहे इस हेडिंग का, कानून के समक्ष समता, जिसकी अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। एक पॉइंट और इसमें लिख दें, कानून से ऊपर या कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक है? तो ये जो एक शब्द लिखा हुआ था, कौन सा, कानून के समक्ष समता। ठीक है? ये हम लोगों ने देख लिया। ये जो कानून के समक्ष समता थी, ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है और इसमें कहा भी गया है कि कानून सभी व्यक्ति के लिए समान है, सभी पर समान ढंग से क्या हो, लागू हो। किसी भी व्यक्ति को कानून के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है बच्चों, और कानून से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है कि कानून से ऊपर वो कानून के साथ खिलवाड़ करने लगे। ठीक है? तो ये है कानून के समक्ष समता का मतलब। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कानून के समान संरक्षण। आइए, तो अब हमारे पास एक पॉइंट और है, कानून के समान संरक्षण। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो एक फिर हम लोग हेडिंग लगाते हैं। चलिए, क्या हेडिंग है, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। ठीक है? कानून के समान संरक्षण, ये आपका हो गया। ये जो कानून के समान संरक्षण की जो बच्चों अवधारणा है, ये जो अवधारणा है ये हमारी कहाँ से ली गई है, तो ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? अमेरिका से। क्लियर? तो कानून के समान संरक्षण की अवधारणा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। ठीक है?
तो अगर समान परिस्थितियां हैं तो उस समय भी समान परिस्थितियों में भी समान व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अगर परिस्थितियां असमान है तब क्या होगा, तो असमान परिस्थितियों में भी असमान व्यवहार हो सकता है, राज्य से कहा गया है। असमान परिस्थितियां का मतलब जैसे आइए एक समझाते हैं एग्जाम्पल दे करके। जैसे असमान परिस्थितियों में जैसे जैसे ये एक मोहन व्यक्ति हो गया, ठीक है, और ये एक व्यक्ति हो गया सोहन। मोहन और सोहन हो गए। ये जो है कम आय वाला, कम आय वाला, कम आय वाला, क्लियर। और ये हो गया मान लेते अधिक आय वाला। कैसा? अधिक आय वाला, अधिक आय वाला, क्लियर बच्चों, अधिक आय वाला। अब आप देखो दोनों परिस्थितियां समान हो गई। क्यों? मोहन जो है वो कम आय वाला है और सोहन है अधिक आय वाला। इसका मतलब इनके पास रुपए कम है, इनके पास अधिक है। तो जिसके पास कम है तो उसके अनुसार यहां पर कानून बन जाएगा, और जिसके पास अधिक है तो उसके अनुसार ये व्यवस्था क्या हो जाएगी? लागू हो जाएगी। वही लिखा समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अगर परिस्थितियां असमान है तो यहाँ पर परिस्थितियां असमान है तब भी उस हिसाब से कानून बनाना होगा जो जैसा व्यक्ति है। तो जैसे यहाँ पर मोहन कम आय वाला, तो कम आय के हिसाब से इसका कानून बन जाएगा। मतलब इसकी आय 3 लाख से कम है तो उसके अनुसार इसके साथ व्यवहार किया जाएगा, और सोहन की आय अधिक है तो इसके अधिक के अनुसार कानून बन जाएगा। तो अगर परिस्थितियां असमान भी हैं तो उसी हिसाब से व्यवस्था या अनुच्छेद 14 लागू हो सकता है। जैसे इस आर्टिकल में देखा कम आय अधिक आय, ये दोनों परिस्थितियां क्या हो गई? असमान परिस्थितियां हो गई। तो यहां पर चाहो मैं लिख देता हूं असमान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, क्लियर, और डैश दे दिया। जैसे ये हो गया एक मोहन कम आय वाला व्यक्ति, सोहन अधिक आय वाला, दोनों परिस्थितियां असमान हो गई। तो यहां पर मोहन जो है उसके अनुसार व्यवस्था लागू होगी, और सोहन है तो उसके अनुसार अनुच्छेद 14 लागू होगा। क्लियर हो गया ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं अपवाद क्या है। अब बच्चों हम लोग आते हैं, ये जो आर्टिकल 14 है ये किन व्यक्तियों के लिए अपवाद माना जाएगा? ठीक है, तो आर्टिकल 14 अपवाद किसके पर है? तो राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कौन हो गए? राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए अनुच्छेद 14 का अपवाद कौन है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये अपने पद पर राष्ट्रपति राज्यपाल हैं, तो इनको अपने पद पर रहते हुए कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और ना ही इन दो व्यक्तियों पर अनुच्छेद 14 लागू होगा। ठीक है, तो ये दो क्या माने जाते हैं? अपवाद माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये था आपका अनुच्छेद 14। तो आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 में जो मुख्य हेडिंग थी, विधि के समझ समता, मतलब कानून सभी के लिए समान है और सभी पर समान ढंग से लागू की जाए। और एक बात कही गई थी, राज्य भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समझ समता का मतलब क्या था? ये जो अवधारणा है ये हमारी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और इसमें क्या कहा गया है? कानून सभी व्यक्ति के लिए समान है और सभी व्यक्ति पर समान ढंग से क्या हो?
लागू हो। कानून के संबंध में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है या कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। क्लियर। दूसरा जो शब्द था कानून के संरक्षण, ये जो अवधारणा है अमेरिका से ली गई है और इसमें कहा गया समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। यदि परिस्थितियां असमान है तो उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। जैसे मोहन कम आय वाला व्यक्ति था, सोहन अधिक आय वाला, दोनों की परिस्थितियां असमान हो गई तो मोहन पर जो जैसा कानून होगा वो कानून कम आय वाला होगा लागू, इधर अधिक आय वाला तो उसके हिसाब से कानून लागू हो जाएगा। तो असमान परिस्थितियों में भी ये कानून आपका क्या बन सकता है या लागू हो सकता है। अपवाद कौन थे? अपवाद थे राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता और ये अपने पद पर हैं तो पद पर रहते हुए भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो ये बच्चों आप लोगों ने आर्टिकल 13 और 14 देखे। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग 15, 16 और 17 आर्टिकल देखे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें और वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जितना आप शेयर करोगे हम आपको उतने अच्छे और वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।